नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का जो महामैराथन सीरीज चला रहे हैं हम लोग। तो इससे पहले पार्ट फर्स्ट बना रखा हो मैंने। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट। उसके बाद पार्ट सेकेंड ये आया हुआ है, क्योंकि वो वीडियो 2 घंटा का हो चुका था, इसीलिए थोड़ा लंबा हो गया था। इसलिए थोड़ा उस वीडियो को 2 पार्ट में बांट दी हमने। इसमें जो है लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आशा है कि जिस तरह से आपने पहला वीडियो को प्यार दिया उसी तरह से इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न 309 नंबर का प्रश्न इससे पहले डिस्कस भी किया था और फिर इसको एक बार डिस्कस कर देते हैं। कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ऑप्शन 1 में है, देखिए किस तरह से प्रश्न कर रहा है। ऑप्शन 1 देखिए अग्र मस्तिष्क, या दूसरा में ऑप्शन बी में कर रहा है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन 3 में कर रहा है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन 4 में कर रहा है इनमें से सभी। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। आशा है कि आप लोग मार दिए होंगे आंसर इसका। देखिए, और आप लोग का रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा दोस्तों। लास्ट मौका है, तैयारी में जुट जाइए, अब लग जाइए पूरा, जी जान लगा दीजिए पूरा। कह रहा है 3 से 10 में प्रश्न कह रहा है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका, सिनेप्स या एक्सॉन या आवेश। बताइए क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों इसको सिनॉप्स कहते हैं, सिनेप्स क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 311वां प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए। बताइए मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए या हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए, सभी के लिए। तो मस्तिष्क जो होता है ना, वो सोचने के लिए भी और हृदय स्पंदन के लिए भी और क्या कहते हैं शारीरिक संतुलन बनाने के लिए भी, यानी कहने का मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। तो मस्तिष्क जो है सोचने, हृदय स्पंदन, शारीरिक संतुलन, इनमें से सभी के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। 312वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है देखिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। बताइए को कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं, या नेफ्रॉन बोलते हैं, या साइट्रॉन बोलते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। 313वां प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 313वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, एथिलीन या साइटोकाइनिन या ऑक्सिन या ऑक्सीटोसिन। बताइए कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो ये जो है ना ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 314वां प्रश्न है। देखिए बीजांड क्या कह रहा है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। बताइए हाइड्रोट्रोपिज्म या केमोट्रोपिज्म या गुरुत्वानुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म। बताइए तो बीजांड की ओर जो है पराग नलिका का जो वृद्धि का कारण होता है वो क्या होता है, केमोट्रोपिज्म होता है दोस्तों। क्या होता है, केमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नया लगा होगा आप लोगों को ये प्रश्न। 315वां प्रश्न देख क्या कह रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजेन या साइटोकाइनिन। दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इनमें से पादप हार्मोन कौन है, इंसुलिन तो नहीं है और थायरॉक्सिन भी नहीं है, एस्ट्रोजेन भी नहीं है। देखिए साइटोकाइनिन है। क्या है, साइटोकाइनिन जो है ना ये पादप हार्मोन है। 316वां प्रश्न में क्या कह रहा है, 316वां जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि पादपों, देखिए कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, यानी जिब्रेलिन या एड्रीनेलिन या इंसुलिन या थायरॉक्सिन। बताइए तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पादप में जो पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन होता है उसको जिब्रेलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिब्रेलिन। ठीक है, 317वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 317वां प्रश्न में कह रहा है कि जड़ का, देखिए जड़ का अधोमुखी वृद्धि है क्या है। बताइए जड़ जो है अधोमुखी वृद्धि करता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन या जलानुवर्तन या रसायनानुवर्तन। बताइए क्या होगा इसका। तो जब जड़ का अधोमुखी विकास क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, और जिस तरह से इससे पहले वाले वीडियो को प्यार दिए हैं उसी तरह से इस वीडियो को भी अच्छा से देखिए दोस्तों, और
पूरा तैयारी में जम के जाइए, एग्ज़ाम दे के आइए, देखिएगा इसी में से क्वेश्चन सब सारा रहेगा। ठीक है, जी हम आशा है कि आप लोग समझते हैं पूरा बात। देखिए, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है किसके लिए बताइए? पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश के और मुड़ने के लिए, इनमें से सभी बताइए। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। पादप हार्मोन साइटोकिनिन जो है कि सहायक जो है परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए भी होता है सहायक, तने की वृद्धि के लिए भी सहायक होता है, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी क्या होता है? ये सहायक होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 319वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये जो प्रश्न है 319वां कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए, कौन सा पादप हार्मोन है जो पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? ऑक्सिन, साइटोकिनिन या एम क्या कहता है, एसबीसिस या जिब्रेलिन? बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर होगा? तो ये जो क्या कहता है, एसबीसिक है ना, एसबीसिक अम्ल, यही जो है ना ये पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एक दो बार इसको प्रश्न को देखिएगा ना, तो आप जो है एग्जाम हॉल में अगर प्रश्न आएगा नज़र के सामने तो आप जरूर आंसर मार के आइएगा। जिब्रेलिन है क्या है बताइए? हार्मोन है, वसा है, या एंजाइम है, या कार्बोहाइड्रेट है? बताइए। तो जिब्रेलिन जो है ये क्या है? जिब्रेलिन एक हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? ये हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 321वां प्रश्न क्या कह रहा है? सारा प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है। ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है बताइए? एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, या कार्बोहाइड्रेट है? बताइए। ऑक्सीन 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 एक हार्मोन है। क्या है दोस्तों? ऑक्सीन हार्मोन है। 322वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 322वां प्रश्न क्या कर रहा है? पादप हार्मोन का उदाहरण है क्या है? पेप्सिन है, या एंड्रीनल है, या ऑक्सीन है, या टेस्टोस्टेरोन है? बताइए। तो पादप हार्मोन का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा बताइए? ये ऑक्सीन जो है ना, ऑक्सीन, यही पादप हार्मोन का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, चलिए 323वां प्रश्न क्या कर रहा है? 323वां प्रश्न जो कह रहा है कि लैक्टिस क्या कर रहा है? लैक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, या बरगद में, इनमें सभी में बताइए। लैक्टस कहाँ पाया जाता है? देखिए, पीपल में भी लैक्टस पाया जाता है सामान्यतः, उसके बाद पीला कनेर में भी पाया जाता है, ठीक है, और बरगद में भी पाया जाता है, यानी कि कहने का मतलब इनमें सभी, यानी तीनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 324वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, या एस्ट्रोजेन, या थायरोक्सिन, या ए और बी दोनों? बताइए। जो किशोरा अवस्था में जो शरीर में परिवर्तन होता है ना, इसका कारण है ये ए टेस्टोरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों, टेस्टोस्टेरोन या और क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन, यानी कहने का मतलब ए और बी दोनों होगा। ठीक है, किशोरावस्था में यही दोनों में परिवर्तन होने का कारण, ये मेन कारण यही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त में शर्करा नियंत्रित करता है कौन चीज़ को? रिलैक्सिन को, या एस्ट्रोजन को, या प्रोजेस्टेरोन को, इंसुलिन को? रक्त में जो है शर्करा वो किसको नियंत्रित करता है? इंसुलिन को नियंत्रित करता है दोस्तों। किसको नियंत्रित करता है? इंसुलिन को नियंत्रित करता है। 326वां प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? ये नर हार्मोन है, या मादा हार्मोन है, या पाचक रस है, एंजाइम है? बताइए। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन, तो एंड्रोजन जो है ना ये नर हार्मोन है। क्या है दोस्तों? नर हार्मोन है एंड्रोजन। चलिए 327वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन जो है ना ये क्या है? देखिए, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृष्ण में से, वृक्क से, अंडाशय से, या थायरॉक्सिन ग्रंथि से? टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन वृष्ण से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए 328वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इससे पहले दोस्तों अगर आपने इस पहले वाला सीरीज नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जा करके उसको देखिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिएगा। आशा है कि दोनों दो 4 घंटा का लगभग प्रश्न होगा, जो है आप देख करके और एग्जाम जाइए, दे करके आइए, पूरा आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? अग्नाशय, या अंडाशय, या एंड्रोजन, या यकृत? तो दोस्तों याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है उसका नाम क्या है? यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। ठीक है, चलिए 328वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां, अगर दोस्तों कहीं मिस्टेक से कोई ऑप्शन गलत मारा जाए या गलत टिक लग जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको हम सही कर देंगे। ठीक है ना, प्रयास करेंगे। हो सकता है ध्यान मतलब डिस्कस कर रहे हैं स्पीड में थोड़ा, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ले सके। आप लोग तो इस प्रश्न पढ़े भी होंगे, तो मेरा काम है केवल आपको जो है ये इसमें एक बार प्रश्न को फिर से रिवाइज करवा देना, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, तो आशा है कि आप लोग प्रश्न को देख करके बारीकी से समझते होंगे। इससे पहले आपके सर भी डिस्कस किए होंगे जहाँ भी पढ़ते होंगे आप लोग।
हाँ ठीक है। देखिए 329वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, बताइए। वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन या इंसुलिन या एंड्रोजन, बताइए। निम्न में से पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है, बताइए। वृद्धि हार्मोन है या थायरोक्सिन है या इंसुलिन है या एंड्रोजन है, बताइए क्या है। 329वां प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो वृद्धि हार्मोन है। क्या है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्या है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। 330 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है 330 प्रश्न क्या कह रहा है कि किससे किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, उद्दीपक को या पाचक को या क्या कहते हैं हार्मोन को या आवेग को। देखिए हार्मोन को जो है ना, इसको इसको रासायनिक दूध कहा जाता है। किसको, हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। देखिए 331वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा प्रश्न को और चलते हैं, कौन सा अंतःस्रावी और क्या कहते हैं बाहरी ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है। 2019 में पूछा गया दोस्तों, जितना प्रश्न इसमें दिया हूँ सारा प्रश्न पूछा गया है। अग्नाशय, कौन सी अंतःस्रावी जो और बाहरी ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता, अग्नाशय है या पीयूष ग्रंथि है या अंडाशय है या वृषण है, बताइए। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्रावी ग्रंथि है जो क्या कहते हैं एक जैसा कार्य नहीं करता। देखिए पीयूष ग्रंथि जो है ना, ये एक जैसा कार्य नहीं करता है। 332वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन या इंसुलिन या एंड्रोजन, बताइए। थायराइड ग्रंथि में जो है ये थायरोक्सिन निकलता है। क्या निकलता है, थायरोक्सिन, ठीक है। चलिए देखिए 333वां प्रश्न में की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्या कर रहा है 335वां प्रश्न में, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बताइए। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या वृषण या यकृत, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बताइए। जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए इसका। तो यकृत जो है ना, यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। 334वां प्रश्न की ओर चलते हम लोग। क्या कह रहा है कि अब टू ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं, बताइए। अब टू ग्रंथि का जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो है क्या आवश्यक है, बताइए। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है वो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 334वां के बाद 335वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। 335वां कर रहा है कि इंसुलिन की कमी से, ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा तो समझ रिजल्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी कि ये सब प्रश्न आप लोग को बनना चाहिए। एक आया क्वेश्चन फटाक से आंसर मारिए और आगे निकलिए। इंसुलिन की कमी से कौन सा इंसुलिन की कमी से होता है कौन सी, घेंघा या बौनापन या मधुमेह या इनमें से कोई नहीं। आशा है कि सभी मार दिए होंगे इसको। क्या होता है, तो इंसुलिन कमी से क्या होता है, बताइए, मधुमेह होता है। कितना बच्चा घेंघा मार रहा है, भाई घेंघा तो आयरन कमी से होता है, याद रखिएगा। इंसुलिन कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है, ठीक है। सी होगा इसका आंसर, 335 का सी। 336 का याद रखिएगा। इसमें देखिए 300, इसमें जो कह रहा है कि या तो पूछ देगा कि घेंघा किसके कमी से होता है, बताइए। घेंघा होता है आयोडीन की कमी से, याद रखिएगा। मधुमेह किसके कमी से, इसको ये देखिए इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है। और बोनापन किसके कमी से होता है, बताइए जल्दी से। तो आपके जो हार्मोन है ना, हार्मोन की कमी से होता है बोनापन, मौजदारी का नहीं आना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, थायरोक्सिन को, ऑक्सीटोसिन को या थायरोट्रोपिन को या इंसुलिन को, बताइए। किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन को जो है बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। देखिए 337वां प्रश्न क्या कह रहा है, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, एंड्रोजेन या प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो कॉपर्स ल्यूटियम से जो स्रावित हार्मोन है उसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। बी आंसर होगा इसका। 338वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, बताइए क्या है। शारीरिक परिवर्तन क्या कारण है, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या थायरोक्सिन या ए और बी दोनों, बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए किशोरावस्था में जो होने वाला शारीरिक परिवर्तन है, सर इससे पहले डिस्कस किए थे हम क्वेश्चन, तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 338 के बाद 339वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है, क्या कहता है, एड्रीनेलिन या एस्ट्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा।
तो देखिए नाम भी ऐसा ऐसा है ना कि पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष हार्मोन जिसको टेस्ट, ठीक है। चलिए देखिए आगे चलते हैं। 340वां प्रश्न क्या कह रहा है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, बताइए। परागकोश के अंदर, अंडाशय के अंदर, वर्तिकाग्र के अंदर, पत्तियां के अंदर, बताइए। परागकण जो है ये किसके अंदर बनता है, बताइए। तो ये परागकण परागकोश के अंदर बनता है। 340 के बाद 341वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। तो द्विखंडन किसमें नहीं होता, द्विखंडन जो है ना ईस्ट में नहीं होता है, ठीक है। 342वां प्रश्न क्या कर रहा है, एक लिंगी पादप हार्मोन का उदाहरण है, क्या है, बताइए। पपीता, सरसों फूल, और क्या कहते हैं, सरसों फूल में नर प्रजनन अंग, या अड़हुल, या मटर। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक लिंगी क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले इसका आंसर आप बता दीजिएगा बाद में। तो इसमें देखिए कि एक लिंगी पादप हार्मोन, देखिए एक लिंगी वह होता है, वह जीव जिस जीव के शरीर के अंदर क्या कहते हैं केवल नर का गुण हो या केवल मादा का गुण हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। और द्विलिंगी किसे कहते हैं, जिसके अंदर नर और मादा दोनों का गुण हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विलिंगी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं जो आपका केचुआ सब हो गया, ठीक है ना, ये सब इसके अंदर क्या होता है, नर और मादा का दोनों गुण होता है। जैसे हम पेड़ पौधा ले लीजिए, ये देखिए पपीता के अंदर देखिएगा आप लोग, ये पपीता जो है ये एक लिंगी है। कैसे, तो आप लोग गांव घर में देखे होंगे, ठीक है ना, तो आप जानते होंगे, समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ पे एक समझाना है हमको, मनुष्य क्या है, मनुष्य भी एक लिंगी है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्योंकि मनुष्य एक नर होता है और एक जो है औरत मादा होता है, इस तरह से, यानी कि ये क्या हो गया, एक लिंगी हो, हार्मोन का उदाहरण हो गया, ठीक है। चलिए जैसे डॉग हो गया और बीच हो गया, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। तो एक लिंगी और द्विलिंगी समझ में आ गया होगा। देखिए फूल में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर में, अंडाशय में, या वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, किसमें होता है, तो 343 है इसका आंसर होगा पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर। न फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, बताइए, पुंकेसर कहते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 344 में कह रहा है द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, लीशमैनिया में, या इनमें सभी में, बताइए। द्विखंडन किसमें होता है, द्विखंडन इनमें सभी में, पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में होता है, लेविनसियम। देखिए अमीबा क्या करता है, अमीबा भोजन जो है कुटपाल का से बनाता है अपना, ठीक है। ये करता है क्या, आपने ये जो इधर उसको भोजन ज़्यादा हो गया, उधर से टूट जाता था, टूट जाने के बाद क्या होता है, दूसरा निर्माण कर लेता है अमीबा एक अमर प्राणी है, ठीक है, याद रखिएगा। द्विखंडन जो होता है सब में होता है, ठीक है। चलिए 345 में कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, अब जस्ट बताएं। अमीबा में जो है ये क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, बीजाणु जनन के द्वारा, इनमें से भी द्वारा। देखिए अमीबा में जो जनन होता है ना, ये विखंडन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। 345 के बाद 346वां प्रश्न क्या कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग, जो फूल होता है ना उसका कौन सा भाग बदलता है, बताइए। पुंकेसर, फूल का कौन सा भाग बदलता रहता है, बताइए। पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, या बीजांड, बताइए क्या होगा 346 का। जो इस अंडाशय होता है ना ये बदलता है, ठीक है। देखिए 347 में क्या कह रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो पौधे में जनन अंग है ना वो पुष्प में पाए जाते हैं, कहाँ पाए दोस्तों, पुष्प में पाए जाते हैं। 348 प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, हाइड्रा, अमीबा, एस्पाइरोगाइरा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हाइड्रा जो है ना, हाइड्रा वो पुनरुद्भवन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए 348 के बाद 339वां प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, गुड़हल पुष्प, या सरसों पुष्प, या पपीता पुष्प, या गुलाब फूल, बताइए। तो कौन जो है वो एक लिंगी पुष्प है, तो पपीता का जो पुष्प है ना वो क्या होता है, एक लिंगी होता है। पपीता क्या होता है दोस्तों, एक लिंगी होता है, अभी जस्ट डिस्कस किए थे। चलिए देखिए एक लिंगी मतलब इसके अंदर नर का या मादा का गुण होता है, अलग अलग होता है। लेकिन बहुत सारा पौधा ऐसे है जिसके अंदर सभी पौधा के अंदर क्या होता है, द्विलिंगी गुण होता है, मतलब उसी के अंदर मादा भी और नर भी दोनों रहता है। समझ में आ गया होगा। देखिए पुष्प का नर भाग होता है, बताइए। ब्रह्मा दलपुंज, या पुमंग, या जायांग होता है, बताइए क्या होगा। तो जो पुष्प का जो नर भाग होता है उसको कहते हैं पुमंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुमंग। चलिए
नर भाग को पुमंग बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे अगला भाग क्या कर रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, ब्रह्मदल, बाह्यदल या पंखुड़ी या पुंकेसर या स्त्री केसर। बताइए 351 का जो आंसर होगा ना वो पुंकेसर हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग, तो पुंकेसर वाला भाग जो है ना वो परागकण बनाता है। चलिए 352 में क्या कर रहा है, 352 में जो कर रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु संवर्धन, समावर्धन, समासंधन, समासंध या मुकुलन या विखंडन। तो बताइए हाइड्रा में जो है ना ये प्रजनन की कौन सी विधि होती है, तो मुकुलन होती है, मुकुलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बताइए अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में। बताइए तो अमीबा द्वारा अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वो ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। 354 में कह रहा है कि परागकोश में होता है पंखुड़ी, बीजाणु या अंडक या परागकण। बताइए तो परागकोश में क्या होता है, ये परागकण पाया जाता है। ठीक है, देखिए 355 में कह रहा है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जितना भी पुष्पी पौधा है ना उसमें कह रहा है कि किसके द्वारा लैंगिक जनन होता है, तो फूलों के द्वारा। देखिए फूलों पे क्या होता है, जो भंवरा जो है या कुछ जो कीड़ा मकोड़ा है उस पर आके बैठ जाता है, भंवरा अक्सर बैठता है और उस पर दूसरा पुष्प जाकर बैठ जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, वो निषेचित हो जाता है। ठीक है, इसी से क्या होता है, पुष्पी में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, आशा है कि समझ रहे होंगे। देखिए अगला 357 में कहा, 356 में कह रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में और पैरामीशियम में। तो मुकुलन के द्वारा जो आपका प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, 357 में क्या कह रहा है कि बीज विकसित होता है परागकोश से या अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से। तो बीज कहाँ से विकसित होता है, ये बीजांड से विकसित होता है। ठीक है, 358 में क्या कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड, बीज या फल या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो ये फल कहलाता है। क्या कहलाता है, फल। जो पूर्ण विकसित हो गया अंडाशय उसको क्या कहते हैं हम लोग, फल कहते हैं, जिसको फ्रूट बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर कहा है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 22 होता है, 23 होता है, 24 होता है, 11 होता है। आप लोग मार दिए होंगे, कितना दोस्तों, 23 होता है। ठीक है दोस्तों, अपने मित्र को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी प्रॉफिट हो। ये मत सोचिएगा कि उनको ना भेजिए, हम अपना खुद देख ले बस अकेले, तो इस तरह से बेईमानी ना हो गया दोस्तों। इसलिए सबको भेजिए और सबको दिखाइए जिससे कि क्या कहते हैं उनको भी प्रॉफिट हो और आप लोग चैलेंज करके और चैलेंजिंग में आकर के देखिए कितना अच्छा आप लोग को नंबर आता है। ठीक है, तब कंपटीशन में आप सभी जो है अच्छा नंबर लाइएगा। तैयारी करिए में तो दोस्तों को भी लगेगा कि वो भी तैयारी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अंडाणु निषेचित होता है योनि में या गर्भाशय में या क्या कहते हैं अंडाशय में या फिलोपियन नलिका में। बताइए तो कहाँ होता है, ये फिलोपियन नलिका में होता है। कहाँ पर अंडाणु निषेचित होता है, फिलोपियन नलिका में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 361वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय या शुक्रवाहिका या डिंबाविनी। बताइए क्या होगा इसका आंसर, शुक्रवाहिका जो है ना ये मादा जनतंत्र का क्या है, भाग नहीं है। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है एंड्रोजन क्या होता है, नरलिंगी हार्मोन होता है, मादा लिंगी हार्मोन होता है, पाचक रस होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए एंड्रोजन जो होता है ना वो नरलिंगी हार्मोन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 363वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है, केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। देखिए केचुआ है, कछुआ है, ध्यान दीजिएगा। हमने अभी बताया था उभयलिंगी उसे कहते हैं जिसके अंदर नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है, जिसको हम लोग उभयलिंगी को ही हम लोग कहते हैं द्विलिंगी। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विलिंगी, यानी कि जिस जीव के अंदर दोनों का गुण हो, द्विलिंगी। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि आपको बोले थे ना केचुआ देखिए अलग होता है, एक होता है कछुआ। तो देखिए कछुआ जो है पानी में भी रहता है, आपको स्थल पे भी रहता है। तो यह इसके बारे में नहीं बता रही, उभयलिंगी कर रहे। तो इसके अंदर जो है केचुआ के अंदर जिसको चाली बोलते हैं, किसान का मित्र होता है, उसके अंदर वो उभयलिंगी होता है, याद रखिए। क्योंकि इसके अंदर जो है नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य देखिएगा तो एक नर अलग होता है और मादा क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, मेढक में भी ऐसे होता है, अलग अलग होता है, मछली में भी अलग अलग होता है, केचुआ में भी क्या होता है, इस तरह से अलग अलग होता है। और इसमें जो है ये क्या होता है, इसमें दोनों साथ में ही होता है, एक ही गुण पाया था दोनों के अंदर। चलिए अगला कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है वृष्ण में या गर्भाशय में या अंडाशय में या इस सभी में से। बताइए कहाँ पे होता है, तो इसमें जो होता है वृष्ण में होता है। कहाँ दोस्तों, वृष्ण में निर्माण होता है, याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जो है निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है, बताइए शुक्राणु, अंडाणु या योनि या फिलिपियन नलिका, जस्ट डिस्कस किए थे। तो देखिए इसमें नर युग्मक क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। ये तो नहीं होता है, ये नर तो महिला में रहता है, यानी योनि ये भी नहीं होगा, ये फिलिपियन नलिका भी नहीं होगा, यानी शुक्राणु होगा। ठीक है, देखिए अगला 366 में क्या कर रहा है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, वृष्ण अधिवृष्ण या शुक्राणु या जनन शुक्र जनन नलिका, बताइए क्या कहलाता है। इसका आंसर बताइए आप लोग, वृष्ण कहलाता है। मानव नर जनन अंग क्या कहलाता है, वृष्ण कहलाता है। 367 में क्या कह रहा है कि भ्रूण का विकास होता है, कहाँ होता है, अंडाशय में, योनि में या गर्भाशय में, फिलोपियन ट्यूब में, बताइए जल्दी से कहाँ होता है। तो गर्भाशय में जो है किसका विकास होता है भाई, भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 368वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, गोनोरिया या सिफिलिस या मस्सा या इनमें सभी, बताइए कौन सा जो है वो जीवाणु जनित रोग नहीं थी। मस्सा जो है ना, मस्सा वो जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 369वां प्रश्न कह रहा है कि योनि परिपक्व की अवधि को कहते हैं, किशोरावस्था, यौनारंभ या वृद्धि या क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए, योनि जब परिपक्व हो जाता है उसे क्या कहते हैं, यौनारंभ कहते हैं। ठीक है, देखिए 370वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है 370वां प्रश्न कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, मेंडल ने, डार्विन ने या जोहेंस ने या लेमार्क ने। तो बताइए जीन शब्द का प्रयोग जो होता है वो लेमार्क ने नहीं किया था, किसने किया था, ये जो है ना ये जोहेंस ने किया था। किसने किया था, जोहेंस साहब ने किया था, जीन शब्द का प्रयोग प्रस्तुत किया था उन्होंने ही। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा या जनक कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लामार्क को या वाइन समान को। देखिए तो अनुवांशिकी का पिता जो है ना ये ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को माना जाता है। किसको माना दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को माना जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 372वां प्रश्न कर रहा है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। मेंडल साहब ने अपनी अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किसका उपयोग किया था, बताइए नीम का पौधा का, गुलाब के पौधा का, मटर के पौधा को, गुलदाव के। हमने क्लास में पढ़ा रखा था दोस्तों, अगर जो मेरे क्लास लिए होंगे उसमें उसको पता होगा, उनको तो मार दिए होंगे मटर का पौधा। ठीक है, तो यानी कि मेंडल ने अपनी अनुवांशिकी प्रयोग में जो है उन्होंने मटर का पौधा लिया था और उसी पे उन्होंने क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। 373वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, बताइए आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, निम्न से कौन कह रहा है कि शरीर का आकार निम्न में से कौन बोने पौधे को दर्शाता है या बाल की प्रकृति, बताइए। तो ये क्या इसका आंसर होगा, तो यानी कि अभिलक्षण। देखिए आंख का रंग जो है ये भी तो क्या कहते हैं, आंख का रंग माता पिता पर जाता है, यानी कहने का मतलब वंशानुगत रंग क्या कहते हैं, परिवर्तन है। चमड़ी का रंग भी वंशानुगत परिवर्तन है, क्योंकि रंग शरीर का जो आकार और जो बोनापन है ये भी किसको दिखाता है, वंश को दिखाता है। लेकिन देखिए बाल का पकना हो सकता है पेट की गड़बड़ी से होता हो या और कोई गड़बड़ी हो, तो ये जो है ये आपका जो है क्या कहते हैं, ये वंशानुगत अभिलक्षण नहीं है दोस्तों। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 374वां प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, डबल स्मॉल टी या डबल कैपिटल टी, बताइए कौन दिखाता है बौने पौधे को। तो जो डबल स्मॉल टी है ना ये बौने पौधे को दिखाता है, किसको दिखाता है, बौने पौधे को, छोटा वाले पौधे को जो बोना होता है। ठीक है, 375वां प्रश्न कह रहा है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, बताइए किसी भी जीव की जो जीनी संरचना है ना वो क्या कहलाती है, वो जीनोटाइप कहलाती है दोस्तों। ठीक है, 376वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का परिपूर्ण जोड़ा पाया जाता है, पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं, बताइए। तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा है ना वो स्त्री में पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा किस में पाया जाता है, पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 370वां प्रश्न क्या कर रहा है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्मक होते हैं, 21, 22, 23, 46, बताइए कितने होते हैं, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। 23 होते हैं, कितने होते हैं गुणसूत्रों के युग्मक, कितने होते हैं दोस्तों, 23 होते हैं। 378वां प्रश्न क्या कह रहा है कि
देखिए क्या कर रहा है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, जेसी बोस ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। दोस्तों तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किया था। 379 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र की युग्मक होता है, बताइए एक्स वाई, एक्स एक्स या वाई वाई, इनमें से सभी बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। तो आप लोग जानते हैं कि स्त्रियों में जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स डबल एक्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और बताए थे आपको कि जब इस डबल एक्स होता है तो क्या होता है बताइए, ये क्या होता है, गर्ल होता है, लड़की होता है, और एक्स वाई होता है तो क्या होता है, ये बॉय होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग। 380वें प्रश्न में क्या कहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्टसन के द्वारा, ब्राउन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, बताइए दोस्तों। तो ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है द माइक्रोग्राफिया, ये जो लिखा गया था ना, ये रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा लिखा गया था। 381 प्रश्न में क्या कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, कोलन है, अपेंडिक्स है, सीकम है या रेक्टम है, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। अपेंडिक्स जो है ना, ये मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, मतलब एक्स्ट्रा अंग है, ये याद रखिएगा, अवशेषी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान या अपेंडिक्स, बताइए तो। अभी जस्ट डिस्कस किए हैं, तो ये अपेंडिक्स जो है ना, ये अवशेषी अंग होता है, ठीक है। चलिए 383 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन साहब ने, लैमार्क ने, ओपेरेन ने या वाई समान ने, बताइए कौन किसने लिखा था? तो हमारे डार्विन साहब ने क्या लिखा था, ये द ओरिजिन ऑफ स्पाइसिस नामक पुस्तक लिखे थे, डार्विन साहब ने लिखे थे, ठीक है। चलिए याद कर लीजिएगा आप लोग। 384 नंबर प्रश्न में करा, समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू के और घास के ऊपरी भूस्तरी, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सेट मारिएगा, उसमें पता चलेगा। समजात अंग का जो उदाहरण है ना, ये क्या है, ये उपयुक्त सभी। हमारा हाथ और कुत्ता के अग्रपाद है, हमारा दांत और हाथी का दांत दोनों मिलता है, यानी समजात अंग है। यानी आलू और घास की ऊपरी भूस्तरी जो है, ये सभी समजात अंग है। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। 385 में कह रहा है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किसके तरह अंग है, किसके तरह के अंग, क्या कहते हैं, किस तरह के अंग है, सॉरी, समजात अंग है, अवशेषी अंग है या संवृत्ति अंग है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। जो कीट के पंख है और चमगादड़ का जो पंख है, वो किस तरह का अंग है? दोस्तों ये समजात अंग है। कौन अंग है? समजात अंग है, ठीक है। 386 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसकी अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी की, चिंपैंजी की, मकड़ी की, जीवाणु की, बताइए। जो विकासीय दृष्टिकोण से जो है ना, हमारी किससे अधिक समानता है दोस्तों? तो ये चीन के विद्यार्थी से हमारी समानता क्या है, ये अधिक है, मिलती है हम लोग का समानता, ठीक है। 387 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है दोस्तों, 600 से ऊपर प्रश्न डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिए, वीडियो लंबी होगी, तो प्लीज़ जाइएगा कहीं मत, देखते रहिए वीडियो। एक ही वीडियो में इसलिए कवर करने का प्रयास किए थे कि ज़्यादा लंबा रहेगा तो आप लोग उसको देख के ज़्यादा मतलब भटकिएगा नहीं, इसीलिए। लेकिन नहीं हो पाया उस एक वीडियो में, 300, उसमें 300 ही प्रश्न डिस्कस हुआ, और शायद लगता है इसमें भी 2 घंटा में 300 प्रश्न डिस्कस होगा। प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा कम ही टाइम ले। चलिए ठीक है, आप लोग सेट मारिए, बनाइए, एक बार वीडियो देखिए अच्छी तरीक़ा से, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ा कर देखिएगा। चलिए मानव का उद्भव स्थान है भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका, बताइए क्या है? मानव का उद्भव स्थान कौन चीज़ है? अफ्रीका है। मानव का उद्भव स्थान क्या है? अफ्रीका है, ठीक है, याद रखिएगा। अफ्रीका से ही मानव का क्या कहते हैं, उद्भव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। 387 में क्या कह रहा है, देखिए 388 में कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण है, बताइए। केवल समतल है या क्या कहते हैं, केवल क्या है, अवतल है, या क्या कहते हैं, वह केवल उत्तल है, या तो समतल है या उत्तल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तो किसी भी दर्पण के सामने क्या कर रहा है, किसी दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है ना, तो समझिएगा तो दर्पण समतल है या क्या है, वो उत्तल है, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा। 388 में क्या कह रहा है, देखिए
प्रकाश प्रकाश की किरणें गमन करती, बहुत ही अच्छा आसान प्रश्न है दोस्तों। ये सब प्रश्न अगर गलत कर रहे हैं आप तो समझिए आपका रिजल्ट बहुत मतलब खराब आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये सब आसान प्रश्न है, इसको गलत नहीं कीजिए, इसको बारीकी से पढ़िए और अच्छा से जवाब दीजिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कमेंट जल्दी से कीजिए इसका, ठीक है। अपना अपना नाम लिख के कमेंट कीजिए और इस प्रश्न को भेजिए मेरे पे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सब का कमेंट देखते हैं दोस्तों। प्रकाश की किरणें जो है ना वो गमन करती है किस दिशा में, तो ये सीधी दिशा में गमन करती है, सीधी रेखा में, ठीक है। देखिए 389 के बाद 390 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए कितना मस्त प्रश्न है, और इसको पढ़ के जवाब हम आशा है कि जवाब दे दिए होंगे आप लोग। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1 2 3 या 4, बताइए जल्दी से कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 391 में क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न आ रहा है। अब लग रहा होगा कि आप लोगों का तैयारी किस तरह जा रहा था। वैसे बायोलॉजी था तो बोरिंग लग रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, 1 2 बार देखिएगा तो बायोलॉजी भी आपको अच्छा लगने लग जाएगा। अब फिजिक्स आ गया है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण का, परावर्तन कोण बराबर है अपवर्तन कोण का, या आपतन कोण बराबर है विचलन कोण का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए परावर्तन के नियम से जो है निर्धारित होता है, सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये समतल दर्पण है कोई, ठीक है, ये समतल दर्पण है, इसमें आने वाली किरण है आपतित किरण, इसमें लौटने वाली किरण क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो यहाँ मिलती है ना, जहाँ आपतित किरण और आपतन परावर्तित किरण जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और इस पे जो लंब डालते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और इसमें देखिए आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है उसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो यानी कोण आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, हमने क्लास में भी पढ़ा रखा है, और आप लोग तो इसका परिभाषा तो जब पढ़ाए थे तभी याद कर लिए थे। खैर कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। देखिए तो कहीं पे लिखा रहेगा कि परावर्तन के नियम से बताइए कि क्या होता है, तो बोलिएगा आई बराबर क्या होता है, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये परावर्तन के नियम से आपतन कोण होता है परावर्तन के कोण के बराबर होता है। 392 में देख क्या कर रहा है, 392 में कह रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, बताइए क्या है, बताइए ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग का उदाहरण है। 393 में कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो समतल दर्पण में याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। 393 के बाद 394 में क्या कर रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 cm, 50 cm। बताइए दोस्तों कमेंट कीजिए जल्दी से। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, कितना होता है, अनंत, ठीक है। 395 में चलते हैं हम लोग, शतक लगाने वाले हैं हम लोग। देखिए अवतल दर्पण के सामने 100 प्रश्न डिस्कस होने वाला है। अब 395 पे आ गए हम लोग। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। जल्दी कमेंट कीजिए। तो ये जो है ना, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और समान आकार का बनता है। क्लियर है डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 396 में चलते हैं। कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं क्या कहते हैं हासित, या इनमें से कोई नहीं। बताइए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वो सीधा होता है, ठीक है ना, और देखिए सीधा होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 396 के बाद कितना का 397 में कह रहा है कि दर्पण सूत्र है क्या, बताइए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। दर्पण सूत्र होता है, क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। देखिए आशा है कि आप लोग पहले मार चुके होंगे, क्योंकि ए नंबर आप लोग मार दिए होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या होता है, f। ये होगा 398 में क्या करा है,
दाढ़ी बनाने के लिए देखिए बहुत कितना बच्चा इसको तो आंसर मुँह से मतलब जब तक क्वेश्चन देखो नहीं किए होंगे आप लोग मार दिए होंगे। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और क्या इनमें से कोई नहीं। बिना ऑप्शन का ही आप लोग मार दिए होंगे। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अवतल दर्पण होगा। क्या होगा दोस्तों? अवतल हो जाएगा। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? अवतल। दोस्तों अवतल दर्पण का जो उपयोग है उसको याद कर लीजिएगा और अवतल उत्तल में अंतर याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा वो, उसके पास तो एक पतला सा बुक है और कितना बार पूछेगा। अभी से लेकर के समझिए 2011 से अभी तक 23 साल क्या कहते हैं 2023 तक का जितना भी प्रश्न पूछा गया है प्रथम पाली द्वितीय पाली में, सारा ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। क्विक रिविजन है आपका, समझिए क्विक, फास्ट में पूरा खींच देना है आप लोग को, याद रखिएगा। किसी कार के अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल तथा उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों। देखिए किसी भी कार के अग्रद्वीप में जो प्रयुक्त होने दर्पण है उसको क्या कहते हैं? कौन सा दर्पण है बताइए। तो कार के जो अग्रद्वीप के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण। और कार कोई भी कार है या कोई मोटरसाइकिल है उसकी जो पश्च दृश्य के रूप में, देखिए अग्रद्वीप कहेगा तो अवतल मारना है, ठीक है ना। और पश्च दृश्य कहेगा यानी कि पीछे देखने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसको उत्तल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उत्तल दर्पण बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या करा अगला प्रश्न? क्या करा 300 के बाद 399 के बाद कितना में? 400 में। देखिए 100 प्रश्न होने डिस्कस हो गया। किसी दर्पण का उपयोग पश्च क्या करा किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। वो कौन सा दर्पण है? अभी जस्ट बोले आपको समझाएं कि वो दर्पण है आपका उत्तल या अवतल या समतल दर्पण या कोई नहीं। देखिए दोस्तों दर्पण की जगह कभी कभी क्या होता है वो लेंस दे देता है जिससे बच्चा कंफ्यूज होकर के वो मार के लेंस चले आए, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा अगर दर्पण रहे तो देखना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। समय आपके पास काफ़ी रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं धड़फड़ धड़फड़ करके आकर के बस मार के चल गए गलत सलत। 1 नंबर दोस्तों, 1 नंबर का वैल्यू, 1 नंबर से स्टूडेंट फेल पास करता है, याद रखिएगा। किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के यानी पीछे देखने के लिए करता है। अग्रद्वीप कह देगा तो यानी आगे देखने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। अग्रद्वीप कहेगा अगर तो आगे देखने के लिए जो है कार में अवतल लगाते हैं, ठीक है। देखिए पश्च दृश्य कह रहा है उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। बताइए तो आप लोग जवाब दीजिए। उत्तल दर्पण जस्ट बोले थे आपको, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण और आगे देखने के लिए कौन सी लगाते? देखिए आगे देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? रोशनी को फैलाने का काम करता है, ठीक है। 401 में क्या करा देखिए। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है कितनी? धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए 401 का जो है इसमें आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक होता है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है कैसा? ऋणात्मक लिया दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए किस दर्पण का बात कर रहा है? देखिए अब किसका तो बात कर रहा है यहाँ पे, नई काकतीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक ली जाती है। अब 402 में कर रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, सभी की। बताइए। धनात्मक जब कहे तो समझिए उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, ऋणात्मक जब कहे तो समझिए किसका बात कर रहा है? अवतल दर्पण का। अगर कहीं लिख दे किसी भी क्या कहते हैं किसी दर्पण का जो आपको फोकस दूरी कितना आया? +20 आया, इसका मतलब कौन दर्पण है वो कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है, याद रखिएगा, ठीक है। 403 में क्या कह रहा है कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। यदि किसी बिंब के क्या कर रहा है? प्रतिबिंब का आवर्धन जो है वो क्या है दोस्तों? क्या कर रहा है देखिए, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ऋणात्मक कह रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? बताइए जल्दी से, किस प्रकृति का होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ए आंसर हो जाएगा। 403 के बाद 404 में क्या कर रहा है देखिए। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सही बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। मुझे आशा है कि आप लोग मार दिए होंगे आंसर, बी आंसर लगा दिए होंगे, ठीक है। 405 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब
बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, दर्पण के तथा पर्दों के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ये दोनों हो जाएगा। 405 के बाद 406 में देख क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ पर की वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होगा। 406 का हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 407 में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है, +8 cm, +8 cm, समझे, +16 cm, -16 cm। दोस्तों यहाँ माइनस से होगा, -8 cm होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो इसका जो आंसर होगा ना, ये कह रहा है कि कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 cm है। तो बताइए क्या होगा फोकस दूरी। एफ बराबर क्या होता है, आर बट्टा क्या होता है, 2 होता है। तो एफ बराबर क्या हो गया बताइए, 32 बट्टा क्या हो गया, 2 हो गया, 16 दूनी कितना हो गया, 32। उत्तल दर्पण कह रहा है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, चिन्ह प्लस होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, +16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 408 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, हजामत के लिए यानी क्या कहते हैं, जो नाई के यहाँ जब जाते हैं उसके लिए दर्पण का उपयोग होता है। बताइए अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। जब दाढ़ी बनाने के लिए आप जाते हैं, तो आप लोग तभी नहीं जाते होंगे, कितना बच्चा जाता होगा, खैर कोई बात नहीं है। तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं बताइए, अवतल दर्पण रहता है वहाँ पे। ठीक है, जिससे दाढ़ी छोटा छोटा कैसा दिखाई पड़े, बड़ा दिखाई पड़े। देखिए 409 में कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है दोस्तों। चलिए 410 नंबर में क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, R बराबर 2f, F बराबर R, F बराबर R/4, R बराबर F/2। देखिए क्या होगा इसका आंसर, R बराबर 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण और फोकसांतर क्या कहते हैं एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बता रहा है यहाँ पे। देखिए R बराबर 2f। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न 411 में क्या कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। बताइए जल्दी से। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जो है उस क्या कहते हैं अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी है, तो इसका स्थिति होना चाहिए। ठीक है, देखिए 411 के बाद 412 में कह रहा है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, केवल समतल दर्पण में, या तो समतल अथवा उत्तल में। बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर जो होगा या तो समतल होगा या उत्तल होगा। ठीक है, किसी दर्पण में अगर दूर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बन रहा है ना, तो समतल होगा या वस्तु, या उत्तल होगा, याद रखिए। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है बताइए, तो जब बाइक से आप चलते हैं तो पीछे में जो आप देखते हैं आदमी को, तो उल्टा दिखाई पड़ता है क्या, नहीं, वो सीधा दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब जब आप लोग समतल दर्पण में जाते हैं, जब घर में आईना में जब मुंह देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है, सीधा दिखाई पड़ता है। हाँ, एक बात और यहाँ से याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि किस दर्पण में पार्श्व परावर्तन होता है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन होता है। ठीक है, समतल दर्पण में जो है पार्श्व परावर्तन होता है, यानी कि दायां हाथ आपको दिखाई पड़ेगा बायां हाथ के रूप में, और बायां दायां, यानी जब भी कंघी से आप बाल सीटिएगा या क्या कहते कुछ खाइएगा आईना में जाकर के सामने में, दर्पण के सामने में, तो आपको लगेगा कि आप दायां हाथ से खा रहे हैं, तो लगेगा कि क्या कहते हैं बायां हाथ से खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको पार्श्व परावर्तन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था कि क्या कहते हैं किस दर्पण की क्या करा है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है। बताइए, तो ये समतल दर्पण हो सकता है या उत्तल दर्पण हो सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में मोटरसाइकिल लगा रहता है, दूर से दिखाई पड़ता है, ट्रक आ रहा है, उल्टा थोड़ी दिखाई पड़ता, सीधा दिखाई पड़ता है। इसका मतलब उत्तल दर्पण हो सकता है और समतल भी हो सकता है। चलिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसा होता है बताइए, अभी जस्ट बताए थे, अभी आया था ना F बराबर R/2 जो लिखे थे, उसमें किसका आया था बताइए, वो तो उत्तल का ना आया था, यहाँ पे पूछ रहा है किसका, अवतल का। तो हम बताए हैं कि अवतल दर्पण के बारे में जब कहे तो उसका क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण का चिन्ह फोकस दूरी जो होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए
413 के बाद 414 में क्या कह रहा है कि देखिए किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल में, अवतल में, समतल में, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस दर्पण में जो है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण में, उत्तल में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। याद रखिएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कितनी? कम, ज्यादा, समान, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। तो 415 का जो आंसर होगा कम होता है। वायु में प्रकाश की चाल जो है ना वो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। देखिए जहाँ पे हवा नहीं रहता उसको निर्वात बोलते हैं, याद रखिएगा। हवा नहीं आता है इसमें 3 × 10⁻⁹ ऐसे कुछ होता है, आसपास देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए निर्वात में प्रकाश के साथ सबसे ज़्यादा होता है, और हवा जहाँ पे रहता है वहाँ पे क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है, कम हो जाता है, याद रखिएगा। सूर्य से जब प्रकाश आती है वहाँ से तो ऊपर में तो क्या कहते हैं हवा नहीं ना है, इसीलिए 8 मिनट 52 सेकंड के आसपास लगभग लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, ठीक है। कहीं कहीं 9 मिनट लगा रहता है, देख लीजिएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होता है, विभिन्न भिन्न भिन्न होती है, या ए और बी दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो प्रकाश की चाल जो है ना अभी जस्ट बताएं कि जहाँ पे हवा रहता है वहाँ पे क्या कहते हैं? कम हो जाती है, और जहाँ हवा नहीं रहता इसको निर्वात बोलते हैं, जहाँ पे वैक्यूम बोलते हैं, जहाँ हवा नहीं रहता वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यम में दोस्तों भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, बदलती रहती है। जिस तरह से आप लोग बदलते रहते हैं कि सुबह उठेंगे और पढ़ेंगे, फिर सुबह होता है तो फिर कहते हैं जब कोचिंग से आएंगे, क्लास से आएंगे तब पढ़ेंगे, जब क्लास से आते तो मन करता है खाना खा कर थोड़ा देर रेस्ट ले लें, फिर उसके बाद फिर शाम होने देते हैं तब पढ़ेंगे। ऐसे करके बदलते रहता है। प्रकाश की चाल की तरह आपकी भी चाल क्या होती है? बदलती रहती है। बस रिजल्ट पता चलेगा एग्ज़ाम में, इसीलिए मेहनत कीजिए। काफ़ी लास्ट समय है, करो मरो की स्थिति में जाइए और पूरा पढ़िए, बैठिए घर में रूम बंद करके और पढ़ते रहिए, याद रखिएगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। बताइए। ये जो है आपको सीरीज, ये जो महामैराथन का सीरीज लेके हम आए हुए हैं 15,000 क्वेश्चनों का, इसको अगर देख लेते हैं ना आप, तो अगर पढ़ाई भी नहीं भी किए हैं तो समझिए आपका बेड़ा पार है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए, क्योंकि आप 100 प्रश्न रहेगा मैथ में जिसमें 50 का जवाब देना है, और कितना 80 प्रश्न रहेगा इसमें कितना जवाब देना है आपको? 40 का ही जवाब देना है। तो बताइए आप 40 प्रश्न नहीं सॉल्व कर सकते हैं? प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ज़्यादा प्रश्न आपका हल होगा, याद रखिएगा। देखिए प्रैक्टिस से ही देखिए दिमाग खुलेगा। अगर प्रश्न चेंज भी कर देता है वो, तो प्रैक्टिस रहेगा तो ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए तालाब का जल क्या कहते हैं? कम गहरा दिखाई देता है, क्या कारण है? बताइए। अपवर्तन। क्या है इसका कारण? अपवर्तन के कारण जो है ये कम गहरा दिखाई पड़ता है, मान लीजिए। चलिए अगला कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा ही मात्रक होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन होता है। बताइए। तो कोई भी लेंस है ना उसके द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है वो मात्रक विहीन होता है दोस्तों। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। मात्रक ही नहीं, आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता, मात्रक विहीन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो लेंस की जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होती है दोस्तों। कितना होती है? 2 होती है। 419 के बाद 420 में क्या कर रहा है? देखिए अवतल लेंस का आवर्धन क्या कर रहा है? अवतल लेंस का जो आवर्धन है वो 72 बराबर होता है। यार सॉरी यार, क्या लिखा, मिस्टेक है। अवतल लेंस की का आवर्धन बराबर होता है, किसका होता है? सॉरी ये गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों? U/V का, ठीक है, या UV का, या U+V का, नहीं दोस्तों, V क्या किसके बराबर होता है? V/U के बराबर होता है, ठीक है ना। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो V/U के बराबर होता है। मिस प्रिंटिंग है यहाँ सवाल, देखिए, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ दोस्तों। 4 से 21 में कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक जो है 11 का मान होता है। यहाँ पे देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, ठीक है। सॉरी क्या कह रहा है? किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? बताइए। सूत्र क्या होता है? sin r/sin या क्या कहते हैं? देखिए sin I/sin r, या sin I × sin r, या sin I + sin r। बताइए। तो देखिए
तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी माध्यम हो उसके जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है वो साइन आई बट्टा साइन क्या होता है आर होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम बोलते हैं। भी एक क्वेश्चन है, यानी कि आप क्या कहते हैं किसी माध्यम है ना, लिखा है ना, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्धन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है स्नेल का नियम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो आपका है 422 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो हीरा जो है ना, हीरा, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा बहुत कठोर धातु होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हीरा कौन सॉलिड है, खैर अभी आप लोग सॉलिड इंटर में जाकर पढ़िएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं दोस्तों? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, ए और बी दोनों को, बायफोकल लेंस को? जल्दी कमेंट कीजिए, किस लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न आ भी सकता है आगे, देखिएगा क्या कर रहा है प्रश्न, क्या कर रहा है अब, कर रहा है कि 424 में निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? अब ये बताइए, देखिए जूल, वाट, डायोप्टर या अर्ग, बताइए। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है ना वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? वो डायोप्टर होता है। देखिए निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, समतल लेंस की, इनमें से कोई? देखिए यहाँ फंसाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक लेंस पूछ रहा है, तो याद रखिएगा लेंस कहे या दर्पण कहे तो क्या करना आपको, धनात्मक कह रहा है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किसकी होती है? उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वो क्या होती है? धनात्मक होती है। चलिए 426 प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 426वां प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? बताइए, हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में? बताइए। तो हवा में जो है ना प्रकाश की चाल क्या होता है? अधिकतम होता है। जल में नहीं होता है, शीशा में भी नहीं होता, हीरा में भी नहीं होता। ठीक है, 426 के बाद क्या कर रहा है, 427 में देख क्या कर रहा है, शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। बताइए, जब कोई भी छोटा छोटा लिखा हुआ वर्ड है उसको जो है पढ़ने के लिए आप किस तरह का लेंस का प्रयोग करेंगे? 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस लीजिएगा, या 50 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस लीजिएगा, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस? बताइए। शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग 5 cm फोकस दूरी का क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 428वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। देखिए हम जस्ट अभी क्वेश्चन हम बोल रहे थे 3 × 10 बोल रहे थे ना हम, देखिए क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3×10 यहाँ पर गलत देखिए लिखा हुआ, मिस प्रिंटिंग है दोस्तों। तो दोस्तों 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3×10⁸ cm पर सेकेंड, या 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁻, कितना होता है? 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा। 428 के बाद 429वां प्रश्न देख क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, इनमें से कोई? देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है बताइए, फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर कितना है? 20 cm। तो देखिए P बराबर क्या होता है बताइए, 1/f होता है, और देखिए cm में रहता है तो उसको 100 से गुना करते हैं। ठीक है, और देखिए इस तरह से तो कितना है, तो देखना है आपको P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/f का मान कितना है? 20 × 100, 20 पंच कितना हो जाएगा? 100। तो P बराबर कितना होगा दोस्तों? +5, प्लस में है ना,
प्लस 5 डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर लिखेंगे इसलिए क्योंकि पावर, इसका आंसर सी हो जाएगा। 429 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा। आशा है कि समझ गए, हम क्लास में पढ़ाए हैं इस टाइप का सवाल, तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए दोस्तों, दोबारा बैक करके देखिए और सीखिए इस सवाल को। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा सवाल इस टाइप का, गारंटी है पूछेगा। देखिए नहीं पूछा तो और इस दूसरा पूछ देगा, ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे तो आपको तैयार रहना है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया था, बताइए। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, कौन ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करेंगे? वो मिट्टी है। मिट्टी का प्रयोग हम क्या करेंगे लेंस बनाने के लिए, बताइए, मिट्टी का क्या काम है वहाँ पे। चलिए अब दोस्तों अगला प्रश्न क्या करा है, देखिए किस तरह 431वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश, देखिए कितना आसान प्रश्न है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश का परावर्तन का कहे, अपवर्तन का कहे तो कितना मारना है? 1 2 3 4, कितना मारिएगा? दो। दो नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। 432वां प्रश्न कर रहा है, देखिए दोस्तों मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट मतलब क्या कहते हैं, ना हल्का है ना ज़्यादा भारी है, ठीक है ना, यानी कि आप जो है आसानी से बना सकते हैं, अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं इस प्रश्न में। देखिए बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछा जाता है। सब क्वेश्चन जो सेटिंग करने वाला रहता है वहाँ पे, वो अभी अभी से ही क्वेश्चन वो सेट कर रहा होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत दिमाग लगाते रहता है कि बच्चा को किस तरह से घुमाया जाए, किस तरह से बच्चा को जांचा जाए। इसीलिए आप लोग भी तैयारी को पूरा जो है जोर शोर से लग जाइए तैयारी में, ठीक है ना। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं, बताइए। कौन सा लेंस है जिसके द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अवतल लेंस के द्वारा। चलिए 432 के बाद 433 में कह रहा है कि 1 एम्पियर का मान होता है, बताइए। 10 मीटर, या 10 8 मीटर, या 10 कितना, ठीक है ना, समथिंग में दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 10 मीटर, ठीक है। चलिए 434वां प्रश्न में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई। देखिए हम जानते हैं ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, देखिए ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? अवतल लेंस। बताइए तो उत्तल लेंस में क्या देख रहे हैं आप? देखिए बीच में क्या है? बीच में पतला है, बीच में क्या है? पतला है, और किनारा वाला भाग क्या है? देखिए मोटा है। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है। ये तो अवतल का बात कर रहे थे। अब उत्तल देखिए बीच में क्या होता है? बीच में मोटा हुआ, और नीचे किनारा में क्या है? पतला है। तो यहाँ पे क्या उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, गलत बात है। किनारा पतला होता है, सभी जगह समान मोटाई का, गलत बात है। किनारों की अपेक्षा बीच, देखिए किनारा, देखिए यहाँ पे किनारा क्या है? किनारा पतला है और बीच में मोटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। यानी कि उत्तल लेंस है ये, और ये अवतल है। देखिए अवतल, उत्तल में क्या हो रहा है कि किनारा वाला भाग पतला है और बीच वाला भाग क्या है? मोटा है। हमने बताया था, पढ़ाया है भी, क्लास में सवाल है, ठीक है। 434 के बाद 435 में क्या कर रहा है? देखिए 435 प्रश्न में कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, प्रकाशीय केंद्र, बताइए कहाँ रखा जाए? तो वक्रता केंद्र पर अगर हम बिंब को रखते हैं तो वो क्या होता है? उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? वक्रता केंद्र पर, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त होता है, ठीक है। 436 में कह रहा है, देखिए कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। 436 में कह रहा था कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस दूरी दुगुनी फोकस के बीच होता है, बताइए। तो फोकस और लेंस के बीच अगर हम रखते हैं किसको? उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब को, वस्तु क्या करता है? तो वस्तु रहती है, देखिए सॉरी, ये उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है, कब बनता है? जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? फोकस और लेंस के बीच रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए 437 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? बताइए। कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो ये जो उत्तल लेंस है ना, वो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, उत्तल लेंस, ठीक है। देखिए 438 में कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें
किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है ना, उसे कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस, प्रकाश केंद्र। बताइए क्या कहते हैं उसे हम लोग? उसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं दोस्तों? फोकस कहते हैं। 438 के बाद 439 में क्या कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का विदेशक होता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। दोस्तों कमेंट कीजिए, हमने पढ़ा रखा है। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदर्शक होता है ना, वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। 440 में क्या करा देखिए कि किसी किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का तथा लेंस संभवतः कैसा होगा? दर्पण अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा। दर्पण उत्तल होगा, लेंस अवतल होगा। दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा। दोस्तों देखिए 440 का जो प्रश्न है ना, इसमें कह रहा है, कितना अच्छा प्रश्न है देखिए। ये हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस का जो चिन्ह होता है ना, वो धनात्मक होता है दोस्तों। क्या होता है? उत्तल का धनात्मक होता है। और अवतल लेंस का जो चिन्ह होता है और अवतल दर्पण का भी चिन्ह होता है, वो क्या होता है? अवतल का क्या होता है? दोनों ऋणात्मक होता है दोस्तों। तो यहाँ लिखल है दोनों जो है, ये कह रहा है, बताइए दर्पण माइनस में है, तो लेंस होगा और दर्पण दोनों क्या होगा? तो दोनों अवतल होगा। रट जाइए दोस्तों इसको। अगर चिन्ह कहे प्लस में है, उत्तल कहे तो समझिए, सॉरी, जब चिन्ह कहे कि लेंस कहे या दर्पण कहे, तो उत्तल लेंस का जो चिन्ह है या उत्तल दर्पण का, वो क्या होता है? धनात्मक होता है। अवतल का जो चिन्ह होता है ना, अवतल दर्पण कहे या अवतल लेंस कहे, क्या होता है उसका? ऋणात्मक होता है। याद हो गया होगा, आशा है। चलिए 441 में कह रहा है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। जस्ट पढ़ाए थे आपको। तो जहां पे कांच, देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, अगर अधिकतम कहता तो निर्वात में होता, ठीक है, जहां हवा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है न्यूनतम कहाँ होता है। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन में मारेंगे हम लोग कांच, कांच में। वायु इसके बाद हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कांच मारना है, क्योंकि कांच में बहुत न्यूनतम होता है, याद रखिएगा, प्रकाश की चाल। ठीक है। देखिए अगला कह रहा है 442 में क्या कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? बताइए। उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टिका की भांति, अवतल लेंस की भांति। दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर बताइए। ये जो व्यवहार करेगा ना, ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। 447 में कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था ये प्रश्न, याद रखिएगा। फिर ये रिपीट हो गया है प्रश्न। बताइए इसका आंसर। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। आपको फर्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर बताए हैं। पहला होगा ये, पहला होगा या दूसरा होगा, तीसरा या चौथा। चलिए हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ाए हुए हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1/16 सेकेंड रहता है। किसी के मनुष्य के आंख तक आपका प्रतिबिंब जो है 1/16 सेकेंड तक रह सकता है। ठीक है। देखिए 44 में कह रहा है, 444 में, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए। वो है कॉर्निया, रेटिना, पुतली पे, आइरिस पे। बताइए। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है। याद रखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। दोस्तों एक बताइए तो, जब हम नेत्र दान करते हैं ना, नेत्र का दान करते हैं, तो नेत्रदान में क्या दान दिया जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। जिसका कमेंट रहेगा पहला, उसको हम क्या कहते हैं, देखिए उसको पिनअप कर देंगे। याद रखिएगा। बताइए, जब हम नेत्रदान करते हैं, तो नेत्रदान में हम क्या दान करते हैं? क्या आंख निकाल कर दे देते हैं उसको? क्या करते हैं? बताइए, कमेंट कीजिए हमको। चलिए 445 में क्या कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बताइए। नेत्रोद के अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर, या अंतर पृष्ठ पर, या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें है ना, अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ पे होता है उसका? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर उसका अपवर्तन होता है। चलिए 446 में कह रहा है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षाभिपेशियां, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। बताइए। पुतली की जो साइज है ना, उसको नियंत्रित करने वाला जो है, उसको कहते हैं परितारिका। ठीक है। चलिए ये मानव नेत्र चैप्टर का आ गया प्रश्न। देखिए कितना मस्त प्रश्न है। आंख का व्यवहार होता है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, इसे याद रखिएगा। आंख का व्यवहार होता है, बताइए, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह। देखिए फंसाने वाला, दर्पण दे दिया यहाँ पे लेंस दे दिया है। ठीक है। समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, बताइए आप लोग क्या कीजिएगा।
अवतल देखिएगा या उत्तल देखिएगा, दर्पण देखिएगा, ये दर्पण नहीं देखिएगा कि लेंस है कि दर्पण है। याद रखिएगा यार भाई, दर्पण में तो हम लोग मुंह ना देखते हैं आईना में, लेकिन जो लेंस होता है उससे तो आर पार ना दिखाया जाता है, लेकिन लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन दर्पण क्या होता है, दर्पण में हम लोग तो अपना फेस देख सकते हैं, एक साइड क्या रहता है, रंजित क्या रहता है, पेंट क्या रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा आंख का व्यवहार होता है कौन चीज में बताइए, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है, लेंस देखना है यहाँ पे, दर्पण को देख के नहीं मार के भाग जाना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 447 में कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देखिए, मानव के नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वलयाकार लेंस, बाइफोकल लेंस, बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। तो उत्तल लेंस होता है, मानव नेत्र में जो है वो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। देखिए 449वां प्रश्न क्या कह रहा है कि, देखिए ध्यान दो दोस्तों, एक स्वस्थ आंख क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है कितना, 25 cm, शून्य होता है, 250 cm होता है, अनंत होता है, जल्दी बताइए। एक स्वस्थ आंख जो है ना अनंत तक की दूरी देख सकता है, और जो पूछेगा आपसे कि दूर की बिंदु कितना तक देख सकता है, बोलिएगा अनंत। और नजदीक निकट का पूछेगा तो निकट के लिए बोलिएगा कितना, 25 cm, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितना होता है। देखिए यहाँ बच्चा फंसता कहाँ पे है प्रश्न में, मीटर देखेगा न सेंटीमीटर देखेगा, अब मार के जब पता चलाएगा 25 मिला में, ठीक है। वो उसको ये बात पे ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, आप लोग अभी से गलती ना करें, इसलिए मैं बार बार उस पर टच कर गलती वाले पे बात को बता रहा हूँ। 25 मीटर भी है, 2.5 cm भी है, 25 cm भी है, और 2.5 cm अभी जस्ट पीछे हम बताए हैं आपको कि हम लोग जब पूछेगा कि अल्पतम दूरी कहे कि न्यूनतम कहे कि सबसे नजदीक कहे, क्या मार के आना, 25 cm मार के आना दोस्तों, क्या मारना है, 25 cm को मार के आना है, ठीक है। 451 में कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, बताइए तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, किसी भी नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना वो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। 452 में क्या कह रहा है कि किस, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, लाल, पीला, नीला, बैंगनी, जल्दी कमेंट कीजिए। तो लाल रंग का विचलन जो होता है ना सबसे कम होता है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों कितना होता है तरंग दैर्ध्य, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, पीला कितना होता है, नीला कितना होता है, बैंगनी कितना होता है। और लाल रंग विचलन क्यों नहीं होता है, इसका कारण जान लीजिए, क्योंकि जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है वो कम भटकता है, विचलित होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है वो ज्यादा भटकता है, विचलित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए 453 में कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, 3, 4, 5 या 7, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो श्वेत रंग जो होता है ना वो 7 रंगों से मिलके बना होता है, श्वेत रंग, ठीक है, बैजानी ह पीनाला, ठीक है ना। देखिएगा ये जो 7 रंग से मिलके बना होता है, ठीक है ना। देखिए 7 रंग जो होता है इस तरह से कौन कौन है कमेंट कीजिएगा तो आप लोग। 454 में कह स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का, बताइए जल्दी से। तो प्रिज्म का उपयोग करते, प्रिज्म PRISM, प्रिज्म का उपयोग करते हम लोग स्पेक्ट्रम को दिखाने के लिए, हम लोग जो है प्रयोग करते हैं किसका, बताइए, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के कारण का, किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, बताइए। बैंगनी रंग का बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, बैंगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। 456 में कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल, इनमें सभी, बताइए जल्दी से। प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है इनमें सभी है, नीला भी है, हरा भी है, लाल भी है, इनमें से सभी है दोस्तों। 457 में कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है, लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो वायुमंडल में दोस्तों नीला रंग सबसे ज्यादा चमकता है, परिकीर्णित करता है, क्योंकि आसमान कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, याद रखिए सबसे ज्यादा चमकता है।
जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? लाल, नारंगी, हरा या नीला? बताइए जल्दी से इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा नीला हो जाएगा दोस्तों। 458 क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। देखिए 459 में कह रहा है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? बैगनी का, हरा का, लाल का? इनमें से कोई? देखिए अभी जस्ट बताए थे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और आप लोग कमेंट भी किए नहीं किए अभी तक कि मतलब कितना लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट मारिए दोस्तों। ठीक है, 460 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई पड़ता है कैसा? नीला, उजला, काला, लाल? बताइए लाल या काला दिखाई पड़ता है? जल्दी बताइए। तो काला दिखाई पड़ता। हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी क्या डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों में से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव या टिंडल प्रभाव? इनमें से कोई बताइए। कोई भी कोलाइडी कण के बिलियन को निलंबित कण क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है 462 में कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? बैगनी, लाल, नीला, पीला? बताइए जल्दी से। दृश्य प्रकाश में जो है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिकतम होता है। देखिए अगला कह रहा है कि 443 में कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला, काला, लाल? इसमें कोई बताइए। तो अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है दोस्तों। कैसा दिखाई पड़ता है? काला। देखिए 464 में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻20 कूलम, 1.6 × 10⁻27 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम? इनमें से कोई बताइए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 465 में कह रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम? बताइए तो दोस्तों। विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। 466 में कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा? देखिए कितना होगा बताइए। 104 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है, या 10 एम्पियर, या क्या कहते हैं SA लिखल था यहाँ पे 10 एम्पियर, या 10 10 बाय 10 पावर 7 एम्पियर। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है 10 पावर 4 है। ठीक है ना, मिस प्रिंटिंग है। 10 पावर 4 एम्पियर, या 10 पावर यहाँ पे, ठीक है ना, 10 पावर 5 एम्पियर, या 10 एम्पियर, या 10 पावर 7 एम्पियर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर होता है। यानी कहने का मतलब है 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? 10 एम्पियर धारा होता है। अब कह रहा है दोस्तों धारा मापने में किसका उपयोग होता है? एमीटर का, ओम मीटर का, वोल्ट मीटर का, मोनोमीटर का? दोस्तों जल्दी कमेंट कीजिए। एमीटर का, धारा मापने में एमीटर का प्रयोग होता है। 468 में क्या कर रहा है? बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से दिष्ट धारा, प्रत्यक्ष धारा, A और B दोनों में से कोई बताइए। बैटरी से जो है ना वो दिष्ट धारा प्राप्त होती है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 467 का A हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध में, A और B दोनों में? इनमें से कोई बताइए। आमीटर को जो है ना उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, 470 में कह रहा है कि विद्युत धारा का सही मात्रक होता है वोल्ट, कूलम, वाट, एम्पियर? तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। क्या होता है? एम्पियर होता है। 470 के बाद 471 में कह रहा है किस उपकरण में धन तथा ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में? इनमें से कोई नहीं बताया जल्दी से। दोस्तों इस प्रश्न को डिस्कस कर रखा हमने, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंडली हो जाएगा। चलिए जब प्रश्न आ ही गया तो उसको डिस्कस क्यों नहीं कर ले। कह रहा है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए आप लोग दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर जो है हो जाएगा कितना एम्पियर? 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 473 में क्या कह रहा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन? बताइए। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है ना तो उसमें होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए माइनस चार्ज होता है इस पे। ये देखिए ये क्या करता है चलिए 12th में जाइएगा तो वहां पढ़ लीजिएगा, वैसे भी समझ लीजिए। यहाँ पे प्रोटॉन पे क्या होता है? P+ चार्ज होता है, देखिए। ठीक है, और इस पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करेंगे आपका, क्योंकि उस पर डिस्कस करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या क्या कहते हैं 1.6 10⁻19, या 6.25 गुना 10⁻18, या 6.25 गुना 10 पावर कितना हो गया, -18। यानी कहने का मतलब इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा बताइए, कि एक कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन बनता है दोस्तों, होता है यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन चीज? प्रोटॉन। अगला कह रहा है 475 में किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या इसका आंसर होगा? तो इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों। किसी भी चालक तार में जो प्रभावित धारा में जो गतिशील कण होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 476 में कह रहा है विद्युत आवेश के प्रभाव के दर को कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, इनमें से कोई बताइए। विद्युत आवेश के प्रवाह का दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं दोस्तों। 476 के बाद 477 में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 5H2O, या CaSO भी है। क्वेश्चन याद रखिएगा, इसको रट जाइएगा, बहुत बार पूछा गया है। CaSO4 हाफ H2O, या CaSO4 2H2O, या CaSO4 H2O। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। दोस्तों ये सब प्रश्न अगर आप लोग को याद नहीं है ना, समझ आपका रिजल्ट बर्बाद होने वाला है। इसीलिए प्लीज इस प्रश्न को याद कर लीजिए, रट जाइए, लास्ट मौका है आपके पास, रट जाइए इस प्रश्न को। सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, धोबन सोडा का सूत्र, सभी प्रश्न को हम निचोड़ लाए हैं सभी प्रश्न का। इसमें एक वीडियो में देखिए, अगर 2 वीडियो इसका टेस्ट सीरीज फर्स्ट 1 और क्या कहते हैं पार्ट 2, ये दोनों पार्ट देख लेते हैं अगर, तो आपका समझिए कि क्या साइंस का बेड़ा पार है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3 Na2CO3 10H2O CaOH का हॉल 2, या सी, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से जल्दी बताइए। तो धोबिया सोडा का सूत्र जो होता है ना, वो क्या होता है? उसका सूत्र होता है Na2 10H2। क्या दोस्तों? Na2CO3 10H2 धोबिया सोडा का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। अगला 478 के बाद 479 में क्या कर, देखिए निम्नलिखित में से कौन लवण है? HCl NaOH या K2SO4 NH4OH, क्या है बताइए? तो K2SO4 क्या है? ये लवण है। देखिए 480 में क्या कह रहा है कि, देखिए 480 में कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? बताइए। विरंजक चूर्ण को, जिप्सम को, चूना पत्थर को, कच्चा चूना, बताओ। 480 का क्या हो जाएगा? देखिए जिप्सम को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? देखिए किस कह रहा है कि किस यौगिक गर्म करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। 481 में कह रहा है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgCO3 CaO CaCO3 CaHCO3 का हल 2। बताइए। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? CaCO3। किसका सूत्र था? खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है। 482 में क्या कह रहा है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? CaCO3 MgHCO3 का हल 2, CaHCO3 का हल 2 MgCO3 का हल 2। बताइए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। देखिए सभी प्रश्न जितना बार पूछा गया है उस सभी को एक जगह लाया गया है। देखिए किस तरह से है, CaCO3, ठीक है ना, याद रखिएगा। नीला थोथा का सूत्र क्या, रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए। ऑप्शन देखिए किस तरह से है, CuSO4 7H2O, या CuSO4 5H2O, CuSO4 H2O, CuSO4 10H2O। बताइए। नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? CuSO4 5H2O होता है दोस्तों। 483 के बाद 484 में कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHCOOH C6H12O6 C12H22O11 CH3CHO। बताइए। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ठीक है। 484 के बाद 485 में कह रहा है कि निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताइए। तो निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, ये विजातीय यौगिक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अगर विद्युत धारा प्रभावित करने पर वो वियोजित हो जाता है ना, इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला कह रहा है 487 में निम्नलिखित में से
कौन सही है? Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O। देखिए दोस्तों, तो कौन सही है बताइए? तो ये जो है आंसर बी, Na2CO3 10H2O, ये सही है दोस्तों। बताइए Na2CO3 किस प्लस सॉरी इंटू 10H2O किसका सूत्र होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उसका नाम क्या है, रासायनिक नाम। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 488 में बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3, NaOH यानी Na2CO3 या KOH। बताइए तो बैंकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना NaHCO3 होता है। 488 के बाद 489 में कह रहा है सोडा, सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, Na2CO3, CaHCO3 का होल 2 या NaHCO3। बताइए क्या होता है? तो सोडा एस का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है दोस्तों। चलिए 480 में का 490 में सॉरी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? बताइए। हाँ, चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर, खड़िया। कौन विजातीय यौगिक का बात कर रहा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, ये विजातीय यौगिक है दोस्तों। चलिए 491 में क्या कह रहा है? देखिए 491 में कह रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? धोने का सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खोने का सोडा। तो शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला रासायनिक क्या होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए 491 के बाद 492 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक है NaCl प्लस KI, NaCl प्लस KiO3, ए और बी दोनों इनमें से कोई। देखिए आयोडीन युक्त नमक जो है ना वो है क्या है? NaCl प्लस KI है, NaCl प्लस KiO3 है। 2023 में भी शायद पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दो सॉरी 493 में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मोनोऑक्साइड मोनोहाइड्राइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्राइड। बताइए क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है ना कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्राइड होता है। 494 में कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है Hg, पारा है, इसको CaLiNa। बताइए तो कमरे के ताप पर जो है ना पारा रहता है, याद रखिए। कौन रहता है बाबू? कौन रहता है? द्रव अवस्था में रहता है ये Hg, पारा। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से कटा सकता है? बताइए। एल्युमिनियम को, सोडियम को, मैग्नीशियम, कॉपर को। बताइए तो किस धातु को आसानी से, सोडियम को जो है ना चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? 495 के बाद 496 में कह रहा है निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? एल्युमिनियम, जिंक या आयरन या मैग्नीशियम। बताइए सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, उसका नाम है आयरन। ठीक है, याद रखिए क्या नाम है? आयरन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है। देखिए करा है निम्नलिखित में से कौन कौन विद्युत का सुचालक होता है? देखिए सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट या क्या कहते हैं आयोडीन। बताइए क्या होगा? कौन विद्युत का सुचालक होता है? जल्दी बताइए। ग्रेफाइट, जिसको जैसे पेन का नोकी पेंसिल देखें बच्चे सबका, उस पेंसिल में देखिएगा, उस पेंसिल को अगर नोक को अगर इसमें से अगर आप इस इधर से भी छील दीजिए और पीछे भी छील दीजिए, उसमें उंगली दे के देखिएगा, वैसे कीजिएगा नहीं दोस्तों, तो वो क्या होता है आपको पता चलेगा, झटका अनुभव होगा। यानी कि वो क्या है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो उसमें उसके अंदर ग्रेफाइट रहता है, वैसे भी ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा। तो पेंसिल आपके पास एग्जाम्पल होगा, आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे मत चेक कीजिएगा, करंट मार देगा। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? एल्युमिनियम का, सोडियम का, कॉपर का या क्या कहते हैं आयरन का? बताइए जल्दी से। तो किस धातु का गलनांक सबसे ज्यादा सबसे कम होता है? तो सोडियम का धातु गलनांक सबसे क्या होता है? कम होता है। देखिए 499 में देखिए दोस्तों दूसरा शतक लगाने वाले हम लोग हैं, यानी कि दूसरा प्रश्न डिस्कस हो जाएगा। और यानी कि देखिए इससे पहले तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग 3 से 10 तक किए ही थे, अब सेकेंड पार्ट में आपको पूरा खत्म ही कर देंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम, कैल्शियम या सोडियम या पोटासियम। बताइए कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो गया? पोटासियम। क्या हो गया? के। पोटासियम जो होता है ना वो बहुत क्या कहते हैं क्या कहते हैं कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील? तो पोटासियम जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए 500 प्रश्न में क्या कह रहा है? 500 नंबर का प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन अधातु है? बताइए। कार्बन या क्या? सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। बताइए कौन अधातु है कह रहा है? तो कार्बन जो है ना ये क्या है? अधातु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? प्रश्न और जो है 73 कितना है? सॉरी चलिए देखिए
अभी बहुत प्रश्न बाकी है दोस्तों। 500 नंबर का प्रश्न डिस्कस हो गया। कह रहा है 500 के बाद 501 में कह रहा है कि निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है? चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, नमक। बताइए कौन विजातीय पदार्थ है? तो नमक जो है, नमक वो विजातीय पदार्थ है। देखिए 502 में क्या कह रहा है? धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन। कोई नहीं। बताइए धातुओं की जो प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक होती है। क्या हो दोस्तों? विद्युत धनात्मक होती है। 502 के बाद 503 में कह रहा है निम्न ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत कुचालक ए और बी दोनों, इनमें से कोई। बताइए धातु जो होता है, सॉरी ग्रेफाइट जो होता है ना, वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक हो। जस्ट पढ़ाए थे, बताएं आपको। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसे बिजली जा सकता है। 504 में करा कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर या एल एल क्या कहता है, चांदी या एल्युमिनियम या आयरन। बताइए कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है दोस्तों? तो एजी, एजी जो है ना, चांदी क्या है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। याद रखिएगा। 505 में कह रहा है साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होता है पी या P2 या P3 या P4। बताइए साधारण ताप पर जो फास्फोरस का अनुसूत्र होता है वो P4 होता है। ठीक है। देखिए 506 में क्या कह रहा है? 506 में कह रहा है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। बताइए कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ना, कमरे के ताप पर वो द्रव हो जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है 5-7 में निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को। बताइए तो जो है ना दोस्तों, लिथियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। याद रखिएगा। अगला कह रहा है लिथियम क्या है? बताइए लिथियम, लिथियम देखिए चाकू से काट सकते हैं। इसको हम लोग करा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है? पारा, तांबा, ब्रोमीन, नाइट्रोजन। बताइए जल्दी से। तो ये जो है ना ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला कह रहा है और देखिए निम्नलिखित में से किसे, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है आपको कि क्या कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु पूछ रहा है यहाँ पे। यहाँ धातु नहीं पूछ रहा है। देखिए ये जो आप कह रहे हैं पारा, तो पारा कब होगा? धातु पूछता तब। यहाँ पूछ रहा अधातु कौन है? तो ये अधातु कौन है? ब्रोमीन है दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे और चलते हैं। हमको पता था आप लोग कंफ्यूज आइएगा। 509 में कर निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा रखा है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा रखते हैं? बताइए पारा को, सोडियम को, तांबा को, सोना को। देखिए दोस्तों सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। अगर इसको निकालेंगे जैसे तेल से बाहर तो इसमें आग लग जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट या सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। बताइए जल्दी से बताइए तो ये क्या होता है? सल्फर या ग्रेफाइट? ग्रेफाइट जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है? अधातु तो है ही, लेकिन विद्युत का क्या है? ये सुचालक होता है। तो यहाँ ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या उत्तर है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण। कोई नहीं। बताइए तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाने की प्रक्रिया है उसे हम लोग एनोडीकरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं हम लोग? एनोडीकरण कहते हैं। 512 में क्या कह रहा है? ये कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बताइए तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। याद रखिएगा जब हम लोग क्या करते हैं धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है 513 में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2, NO2, N2O, NO2 या N2 या NO2O2। बताइए वो कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है दोस्तों? तो N2O2 को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या लेड नाइट्रेट क्या कहते हैं को गर्म करने पर प्राप्त होता है? किसको? NO2, O2 को। चलिए देखिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या 514 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, पारा या एजी, चांदी या एल्युमिनियम। बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 515वां प्रश्न में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग कर नहीं करता है? कॉपर, एल्युमिनियम या जिंक या पोटासियम। बताइए जल्दी से कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ये जो सोना है ना आपका, वो सोना देखिएगा जंग उसमें नहीं लगता है, केवल उसमें जो है ना कजली उजली लग जाता है, लेकिन जंग नहीं लगता है। याद रखिएगा। एकारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1, 1:3 या 2:2 या 1:2। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 3:1 हो जाएगा।
एक्का रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है कितना? 3:1 होता है। देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 517वां प्रश्न में क्या कर रहा है? तो दोस्तों 517वां प्रश्न कर रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला जो यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है क्या? कैल्शियम, क्या कहता है, या कार्बन, या सिलिकॉन, या आयरन? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो सकता है Ca, ठीक है ना। क्या हो सकता है दोस्तों? कार्बन, क्या कहते हैं, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, कार्बन नहीं कैल्शियम। 518 में कह रहा है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, एल्युमिनियम, क्या कहते हैं, या Au चांदी जिसको बोलते हैं, या आयरन, या Cu? बताइए वह धातु जो अम्लराज में घुलता है वो क्या है? चांदी, सॉरी सोना है, Au है, ठीक है, याद रखिएगा। 519 में कह रहा है कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं उपधातु, धातु, अधातु, या मिश्र धातु? बताइए ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। 520 में कह रहा है ऑक्सीजन की संयोजकता है 1, 2, 0, 2 या 3? ऑक्सीजन की संयोजकता जो है ना वो 2 है। कितना है दोस्तों? 2 है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लेन कहता है कि सोना का परमाणु संख्या होता है 29, 89 या 79 या 39? बताइए सोना का जो परमाणु संख्या होता है ना वो कितना है? 79 होता है। कितना दोस्तों होता है? एक चीज याद रखिएगा, परमाणु संख्या तो एक ठो फिक्स है, कोई भी किसी या कोई भी चीज का परमाणु संख्या आपको पूरे तत्व का नाम, यानी कि 1 से लेके कम से कम आप लोग 30 तक परमाणु संख्या याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट सोना क्या जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इस सब का जो है वो भी पूछ सकता है, तो इसीलिए उसको इंपॉर्टेंट वाला को देख लीजिए कि कोई परमाणु संख्या आपसे छूट न जाए। तो पूछेगा सोना की परमाणु संख्या कितना होता है, क्या बोलिएगा? 79 होता है, ठीक है। चलिए 522 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी, या हाइड्रोजन? बताइए अक्रिय गैस कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट आप लोग। तो हीलियम जो है ना वो अक्रिय गैस होता है, ठीक है। 527 में कह रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या होती है 14, 15, 16 या 17? देखिए परमाणु संख्या बार बार अब आ रहा है, 16 जो है ना वो गंधक की परमाणु संख्या होती है। 527 के बाद 524 में कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 23, 26 या 25 या 24? जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 26 होता है। लोहे की परमाणु संख्या कितना दोस्तों? 26 होता है। आशा है कि आप लोग बना रहे होंगे। देखिए सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11, 14, 17 या 20? दोस्तों इसमें से एक भी बाहर प्रश्न न जाएगा, याद रखिएगा। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 525 के बाद 526 में क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5, 6 या 7 या 8? बताइए क्लोरीन की जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देखिए 526 के बाद 527 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। बताइए सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उसे विद्युत संयोजी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2 या HCaCl2 या NH3? बताइए तो कौन जो है इनमें से आयनिक यौगिक है? तो CaCl2 जो है वो क्या है? आयनिक यौगिक है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS? बताइए तो लाल तप्त आयरन पर जो जल वाष्प प्रभावित होता है तो इससे क्या निकलता है यौगिक? Fe3O क्या निकलता है? 4 निकलता है, ठीक है। 530 में कह रहा है कि हीलियम कैसा हो तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन? बताइए दोस्तों हीलियम जो है ना वो अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। 523 के बाद 531 में कह रहा है कि सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? इनमें से कोई? बताइए दोस्तों तो सिलिका जो है ना ये उपधातु है दोस्तों। क्या है? सिलिका क्या है? उपधातु है। 531 के बाद 532 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? सिलिकॉन में, एल्युमिनियम में, या फास्फोरस में, या सोडियम में? बताइए तो किस में जो है किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है? क्या कहते हैं? पोटासियम में, ठीक है दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? P, ठीक है, याद रखिए। अगला क्या कह रहा है कि
जस्ता का अयस्क होता है सिनोबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों तो जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेड। क्या होता है? जिंक ब्लेड। ठीक है, या देखिए अयस्क भी पूछता है। बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तांबा का, जस्ता का, एल्युमिनियम का, लोहा का। बताइए बॉक्साइड का किस धातु का है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का क्या होता है? एल्युमिनियम किस धातु का अयस्क है? यानी कि बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है 535 में पारे का अयस्क है। बताइए बॉक्साइड, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिनोबार। तो पारे का जो अयस्क है ना वो सिनोबार है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 536 में क्या कह रहा है? जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? Hg पारा का, जिंक का, आयरन का, एल्युमिनियम का। तो जिंक ब्लेड जो है ना ये किसका है? जिंक का है। जिंक ब्लेड किसका उदाहरण है? ये Zn का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला कह रहा है कि 537 में क्यूप्राइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? Hg पारा का, Zn का, Cu का, एल्युमिनियम का। बताइए कह रहा है कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। किसका दोस्तों? कॉपर का। 538 में कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। एल्युमिनियम एवं लेड में, चांदी एवं निकेल में, निकेल एवं क्रोमियम में, मैग्नीज एवं क्रोमियम में। बताइए स्टेनलेस स्टील एवं में लोहे एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। किसमें? निकेल एवं क्रोमियम में। किसमें रहते हैं? निकेल एवं क्रोमियम में। ठीक है, अगला कह रहा है कि पीतल उदाहरण है धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का, उपधातु। बताइए पीतल किसका उदाहरण है? बताओ। मिश्र धातु उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। 540 में कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने पर क्रिया को कहते हैं संरक्षण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। लोहा को जिंक से लेपित करने पर क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? गैल्वेनीकरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला कह रहा है कि 5 लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना, जिंक। बताइए लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए जो है ना उस पर जो है जिंक की परत चढ़ाते हैं दोस्तों। 542 में कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टीन का। बताइए स्टेनलेस स्टील जो है ना वो लोहा का मिश्र धातु है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि 543 में सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, स्टील, गन पेटल या उपधातु। बताइए सीसा और टीन के मिश्र धातु कहते हैं सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोल्डर कहते हैं। अगला कह रहा है कि 544 में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। बताइए 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, 20 कैरेट में, 12 कैरेट। बताइए शुद्ध सोना को जो है 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। 545 में कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या का अनुपात होता है 3:1, 2:1, 1:2, 1:3। बताइए तो ये कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परमाणु का अनुपात जो होता है ना 1:3 होता है। क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन या सभी। बताइए कार्बन का अपरूप पूछ रहा है। ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, सभी है, इनमें से याद रखिएगा। 547 में क्या कह रहा है? कार्बन है। बताइए धातु, अधातु या उपधातु, मिश्र धातु। कार्बन क्या है? कार्बन उपधातु है दोस्तों, सॉरी अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहते हैं 547वां प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से क्या करें दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है? CH4, ठीक है, NaCl, NaCl2, Na2O। तो देखिए CH4 जो होता है ना वो सहसंयोजक यौगिक होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 549 में कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, 8, 9 या 11। बताइए कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितना होता है दोस्तों? 6 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है 550 में कह रहा है क्या? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? 2, 4, 6 या 7। देखिए इथेन के जो एक अणु होते हैं ना उसमें 7 सहसंयोजक जो है आबंध होते हैं। 7 कितना याद रखिएगा? 7 याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 551 में कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? 1 आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध, इनमें से कोई नहीं। बताइए हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है ये कितने आबंध होते हैं? 1 आबंध होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 552 में कह रहा है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या कोई आबंध नहीं। बताइए तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है 2 आबंध पाए जाते हैं।
553 समय कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक बनाता है, होगा है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक बनाते हैं, यौगिक है बताइए। तो मीथेन जो है ना सबसे सरल यौगिक है। अगला कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो ग्लूकोज में जो है कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए 5 से 55 में नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक आप बंधन होते हैं, 1, 2, 4 या 3, कितने होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में जो है 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, कितने दोस्तों, 3। 556 में कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, आयनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन, हैलोजन या अम्लराज, बताइए। तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के संयोग करके क्या बनाता है, यह हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 557 में कह रहा है कि फ्लोरीन अपरूप है, ऑक्सीजन का क्या कहता है, फास्फोरस का, कार्बन का, सल्फर का। तो फ्लोरीन जो है ना ये किसका अपरूप है दोस्तों, कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 558 में मीथेन के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 2, 4, 6, 8, बताइए कितने। मीथेन के जो है ना ये 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 559 में कह रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, CH4 में, C2H6 में, C3H4 में, C3H8 में, बताइए। तो मीथेन के जो है कह रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, देखिए। तो ये C3H4 में जो है ना 3 आबंध होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है कि 560 में क्या कह रहा है कि सबसे देखिए प्रश्न में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है चांदी, क्या कह रहा है, चांदी या लोहा, हीरा या कोयला, बताइए क्या है। सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है उसका नाम है हीरा, क्या है दोस्तों, हीरा, ठीक है। 561 में क्या कर रहा है C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है, नाशपाती के तरह, फुटबॉल के तरह, डमरू के तरह, चतुष्फलकीय होता है, बताइए। तो C60 की जो आकृति होती है ना वो फुटबॉल की तरह होती है दोस्तों, याद रखिएगा। 561 के बाद 62 में कह रहा है मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। देखिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना मिथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है उसको कहते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल का दोस्तों, क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। 562 के बाद 563 में कह रहा है ब्यूटेन के कितने समावयव संभव होते हैं, 5, 2, 3 या 4, कितने, बताइए। तो ब्यूटेन के जो समावयवी है वो 2 है, कितने हैं दोस्तों, 2 है, ठीक है। देखिए अगला कह रहा है कि 564 में एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, समावयवी, अपरूप या उत्प्रेरक या बहुलक, बताइए। एक अणुसूत्र एवं परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक जो है वो समावयवी कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। 564 के बाद 565 में कह रहा है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, CH4, C2H6, C6H6 या C2H4, बताइए क्या होगा। तो C6H6 किसका सूत्र होता है, बेंजीन का दोस्तों सूत्र होता है, याद रखिएगा। 566 में कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनोन, एथेनोइक अम्ल, बताइए। ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम तो एथेनॉल होता है दोस्तों, क्या होता है, एथेनॉल। 567 में क्या कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम हो क्या है, बताइए। कीटोन, एल्कोहल, अम्ल या एल्डिहाइड, बताइए। सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, एल्कोहल है दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। 567 के बाद 568 में कह रहा है निम्न में से कौन, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन असंतुलित हाइड्रोकार्बन है, CH4, C2H6, C2H4 या इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका आंसर C2H4 हो जाएगा, याद रखिएगा। 568 के बाद 569 में कह रहा है कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो ये जो हो जाएगा ना इसका आंसर एल्कीन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। अगला कह रहा है कि 577 में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, CH4, C2H6, C2H4, C3H8, बताइए क्या होगा। तो C2H4 जो है ना ये कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए 570 के बाद 571 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, एथेन या एथीन या सभी, बताइए।
कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बताइए। एथीन जो है ना, एथीन वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 5 से 71 के बाद 5 से 72 में क्या कर रहा है, एल्केन। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 CnH2n या CnH2n-2 CnH2n-2 होता है। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है दोस्तों। 5 से 72 के बाद 5 से 73 में करा है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें से बताइए कितने कितने क्या कहते हैं, 7 सहसंयोजक आबंध है या 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है या 10। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10 सहसंयोजक आबंध है इसमें प्रोपेन में, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोपेन यानी कि प्रोपेन का सूत्र जो होता है C3H8 में 10 सहसंयोजक आबंध है। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र होता है CnH2n CnH2n+2 CnH2n-2 CnH2nHn होता है। बताइए क्या होगा। तो एल्काइन श्रेणी का जो सदस्य होता है इसका सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। 575 में कह रहा है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है 72, 180, 78 या 82। बताइए। तो C6H6 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 78 होता है दोस्तों। अगला सवाल के वो चलते हैं 576 में चलते हैं कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH4 CH3 CI या क्या CI ने Cl लिखा है दोस्तों, या क्या कर CH2Cl या C2H4। बताइए क्या होगा। क्लोरोमीथेन का सूत्र जो होता है ना वो CH3Cl होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 576 के बाद 577 में क्या कर रहा है कि इथिलीन। इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं जिनमें एक सिग्मा और एक पाई आबंध होते हैं। दोनों सिग्मा आबंध होते हैं, दोनों पाई आबंध होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध होते हैं। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। दोनों सिग्मा और क्या कर, एक सिग्मा होता है और एक पाई आबंध होते हैं, याद रखिएगा इथिलीन में। ठीक है, इथिलीन कार्बन में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 578 में कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। सिंगल बॉन्ड CHO या CO या सिंगल बॉन्ड COOH या सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड करा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये B आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा CO। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। CH4 C2H4 C6H6 C8H8। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C6H6 होता है। ठीक है, कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो C6H6 होता है। अगला कह रहा है कि 580 में कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल, ईथर। क्या कहते हैं बताइए जल्दी से। इसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 580 के बाद 581 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्मक समावयवी है। C2H6 और C6H6 या C5H10 और C6H12 या C2H5OH और या CH3OCH3 या CH4 क्या कहते हैं C2H6। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर C हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 581 के बाद 582 में क्या कर रहा है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 583 का आंसर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, 583 के बाद 584 में क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहते हैं इसे हम लोग, इसे एल्डिहाइड कहते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, 583 का A हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक किसका है, मतलब कीटोन का, एल्डिहाइड का, एल्कोहल का, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 584 का एल्कोहल हो जाएगा, C हो जाएगा। 585 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं ईथर समूह, कार्बोनिल समूह या एल्डिहाइड समूह या क्या कहता है एल्कोहलिक समूह। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो एल्डिहाइड समूह बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, 586 में कहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्कीन या एल्काइनॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों बताइए तो, एल्केन बोलते हैं। ठीक है, देखिए 586 के बाद 587 में क्या कह रहा है, एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6 और है इनमें से सहसंयोजक अबंधनों की संख्या कितनी होती है। बताइए जल्दी से, कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। 587 के बाद 588 में कह रहा है कि एथाइल में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं। बताइए जल्दी से।
तो कितने होते हैं, 3 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 3 होते हैं। 588 के बाद 589 में पेंटेन C5H12 की कितने संरचना समावेश संभव है, 2, 3, 4 या 5, बताइए कितने संभव है दोस्तों। तो पेंटेन जो है C5H12 के जो कितने संभव है, तो इसका 3 संभव है। कितना दोस्तों, 3 संभव है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। 590 में कह रहा है एल्युमिनियम Al4C3 के जल अपघटन में से निम्नलिखित में से कौन बनाता है, एथेन, मीथेन, एल्काइन या एल्कीन, बताइए। Al4C3 के जल अपघटन से निम्न में से क्या बनता है, बताइए जल्दी से। तो मीथेन बनता है दोस्तों। क्या बनता है, मीथेन बनता है। 590 के बाद 591 में कह रहा है प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से देखिए आप पढ़ लीजिएगा ऑप्शन को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 591 के बाद 592 दोस्तों लंबा वीडियो हो जाएगा काफ़ी। इथिलीन है, क्या कहता है, पैराफिन है, या क्या कहते हैं, और ओलिफिन है, या एल्केन है, या एल्काइन है, बताइए। एथिलीन क्या है, तो ओलिफिन है। क्या है, ओलिफिन है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। 592 के बाद 593 में क्या कर रहा है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, बताइए। कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या इनमें से नाइट्रोजन, बताइए। तो इसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है अल्कोहल में, ठीक है। 597 के बाद 594 में कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, एल्केन या एथेन या एथीन या एथाइल, बताइए। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है, एथाइल देता है। क्या दोस्तों, एथाइल। 595 में कह रहा है कि वनस्पति तेलों में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ठीक है, या लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। दोस्तों इसका 595 का जो आंसर हो जाएगा लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ठीक है। 596 में क्या कर रहा है कि डाल्डा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक या अनुरूप या अति संतृप्त, बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा संतृप्त होगा। डाल्डा में उपस्थित जो वसा अम्ल होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकृति संतृप्त का होता है, ठीक है। 596 के बाद 597 में क्या कर रहा है, देखिए कि कौन सा यौगिक ईंधनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। इथेनॉल या प्रोपेनॉल या इथाइल अम्ल या सभी, बताइए। कौन सा कह रहा है कि कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। इथेनॉल उपयोग किया जाता है दोस्तों। हम लोग 5 से के बाद 6 से प्रश्न पे जाने वाले दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस हो रहा है। एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या होता है, एथेनॉल अम्ल या मेथेनोइक अम्ल या प्रोपेनॉल या इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्या होगा, इसका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो चलिए 598 के बाद 599 में क्या कह रहा है कि एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है CH3OH या C2H5OH या C2H6OH या C2H2OH। देखिए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, तो C2H5OH हो जाएगा। एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, ठीक है। चलिए 600 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है, बताइए। तो देखिए CH4 या C2H2 या C2H6 या C2H4, बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर जो होगा C2H4 हो जाएगा दोस्तों। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। 6 से 1 नंबर प्रश्न में क्या